माँ, माँ कहाँ हो तुम? सुरेश सारे घर में आवाज़ लगाते घूम रहा था। देवकी के कानों में आवाज़ पड़ते ही वो बोली, बेटा मैं यहाँ हूँ, पूजा घर में। माँ के पास आकर सुरेश कहने लगा, माँ मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बेटा कहो, क्या बात है? सुरेश ने कहा, माँ मैंने यह मकान बेच दिया है, अब हमें ये घर खाली करना होगा। देखो माँ, आप तो जानती हो कि मैं इतना ही कमा पाता हूँ कि बस एक दो जन का पेट पाल सकता हूँ और किराए पर 2 कमरे का फ्लैट लेने की मेरी औकात नहीं है। और मैं अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकता क्योंकि उससे शादी की है। इसलिए माँ अगर तुम वृद्धाश्रम चली जाओ तो बहुत अच्छा होता। ये बात सुनते ही जैसे देवकी का दम ही निकल गया हो। माचिस की तिल्ली उसके हाथ में जलती ही रह गई और उसका हाथ जल गया। ये बात उसे ऐसी चुभी कि हाथ के जलने का एहसास ही नहीं हुआ। आरती हाथ में अधूरी रह गई। सुरेश ने फिर कहा, माँ आप अपना सामान बांध लेना, मैं कल ही आपको किसी अच्छे वृद्धाश्रम में छोड़ आऊँगा। बेचारी देवकी दुखी मन से अपने कमरे में चली आई और फूट फूट कर रोने लगी। पति को गुजरे 25 साल हो गए थे, मगर आज तक उनकी याद नहीं आई थी, कभी उनकी कमी महसूस नहीं हुई थी। उसके बच्चे ही उसकी दुनिया हो गए थे, उसी के सारे दिन काट रही थी। तभी बहू कमरे से उसके लिए नाश्ता लेकर आती है। लीजिए माँ जी नाश्ता। देवकी रूठे गले से बोली, नहीं बहू, मुझे भूख नहीं है और फिर वैसे भी खाना तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगा। बहू भी दोबारा टोके बिना खाना वापस लेकर चली गई। अपने बिस्तर पर पड़ी देवकी घर को निहारे जा रही थी और सोचने लगी, कैसे उसने एक एक ईंट खड़ी करके ये मकान बनवाया था, हर एक चीज़ जमा करके ये घर सजाया था, हर एक चीज़ को सहेज सहेज कर रखा था। पति जगजीवन जी के मरने के बाद रात दिन एक कर पैसा कमाया था मैंने। बड़ी जवानी में विधवा हो गई, ऊपर से गोद में एक बच्चा। दूसरा विवाह करना भी मुश्किल, और अगर शादी कर भी ले तो उस बच्चे का भविष्य अंधकार में हो जाता है। ऊपर से रोजी रोटी भी कमानी पड़े तो दुखों की कोई सीमा नहीं, क्योंकि जगजीवन जी की मौत उसकी फैक्ट्री में आग लगने के कारण हुई थी। पति भी गया, पैसा भी। एक जवान विधवा का घर से निकलकर बाहर नौकरी करना कोई मजाक नहीं। सबकी नज़रें उसकी जवानी पर ही टिकी रहती हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है उसने अपनी लड़ाई लड़नी कैसे शुरू की थी। जगजीवन के जाने के 1 महीने बाद देवकी ने अपने माता पिता के आगे अपनी नौकरी की इच्छा जाहिर की थी, तो माँ ने कहा, बेटी तुम्हारा नौकरी करना ठीक नहीं रहेगा, मेरी मानो तो तुम किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो। देवकी ने कहा, लेकिन माँ मेरे बेटे सुरेश का क्या होगा? माँ ने कहा, ये हमारे पास रहेगा या फिर वो बच्चे को भी अपना ले, मगर ऐसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे कई महीने गुजर गए, मगर कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं आया जो देवकी के साथ साथ उसके बेटे को भी अपनाता। तभी एक दिन बड़ी हिम्मत जुटाकर देवकी अपने माता पिता से कहने लगी, माँ बाबूजी, मैं कब तक आप लोगों पर बोझ बनी रहूँगी? क्यों न मैं नौकरी कर लूँ जब तक शादी न हो। कुछ सोच विचार कर उन लोगों ने हाँ कर दी, मगर जितनी आसानी से मुझे नौकरी मिली थी उतनी आसानी से नौकरी करना मुश्किल था। दफ्तर का पहला दिन जाते ही सबसे जान पहचान हुई। थोड़ी देर बाद जब मैं वहां एडजस्ट हो गई तब एक महिला कर्मचारी ने देवकी को टोकते हुए कहा था, क्या आप बिंदी लगाना भूल गई? कुछ देर तक देवकी चुप रही, फिर कहने लगी, हाँ वो मैं जल्दी में भूल गई, मेरा छोटा बेबी है ना, इसलिए। तभी पास में खड़े एक पुरुष कर्मचारी ने कहा, हमने तो सोचा था आप। फिर माफ़ी मांगते हुए कहा, जी सुहाग चिन्ह तो लगाना जरूरी है ना। तभी से देवकी ने फैसला कर लिया कि वो इस अनजान शहर में किसी को भी नहीं बताएगी कि वो अकेली है, विधवा है, ताकि पुरुषों की बुरी निगाहों की शिकार न बन सके। अच्छा मैं ऑफिस जा रही हूँ पापा। सुरेश अंदर कमरे में सो रहा है, देख लेना कहीं गिर ना जाए। इसके बाद देवकी अपने घर की सीढ़ियाँ उतरने लगती है। तभी देवकी के पिता ने देखा कि बेटी तो साज श्रृंगार करके दफ्तर जा रही है। फिर सोचने लगे, नहीं नहीं, ये मेरा वहम होगा। बेचारी जिसके चेहरे की रंग ही छिन गई,
वो तो चेहरे पर क्या रंग सजाएगी। देवकी के पिताजी ने अपने आप को समझा लिया, मगर फिर भी मन के किसी कोने में शंका के कुछ अंश रह गए थे। इसके बाद फिर अपनी अखबार पढ़ने लगते हैं। तभी सुरेश के रोने की आवाज़ आई तो उन्हें लगा कहीं बच्चा पलंग से गिर ना जाए, तो भाग कर गई और बच्चे को उठा लिया। चुप कराते कराते वो अपनी पत्नी के पास चले गई और उसकी गोद में देते हुए कहा, लो इसे कुछ खिला पिला दो, शायद भूखा हो गया। शाम को जब बेटी ऑफिस से घर आई तो माँ ने देखा देवकी बेटी के माथे पर बिंदी लगी हुई है। माँ ने कहा, बेटी ये क्या? देवकी को समझते देर ना लगी। देवकी ने अपने मन की व्यथा कहने लगी। वजह सुनकर माता पिता भी कहने लगे, बेटी तुमने ठीक किया। अब देवकी रोज ही साज श्रृंगार करके ऑफिस जाने लगी। कुछ दिनों में देवकी की दोस्ती एक पुरुष से हो गई और यह दोस्ती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। मगर देवकी इस बात से सतर्क थी, कहीं जगदीश को उसके विधवा होने का पता न लग जाए। तभी एक दिन जगदीश ने अपने घर पर माता के जागरण के लिए सपरिवार बुलाया। देवकी भी अपने माता पिता के साथ बेटे को लेकर चली गई। जगदीश को देवकी के साथ उसके पति नजर नहीं आए तो पूछ बैठा, क्या भाई साहब नहीं आए? देवकी ने अचकते हुए कहा, जी वो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते हैं, इसलिए मैं अपने माता पिता के साथ ही रहती हूँ। देवकी के माता पिता बेटी के शब्दों में सच्चाई खोज रहे थे, लेकिन उन्हें गर्व था अपनी बेटी पर कि वो अपनी पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले ढोने को तैयार हैं। जगदीश ने कहा, जब भी आपके पति बाहर से लौटे मुझे उनसे ज़रूर मिलवाना। देवकी ने मुस्कुराते हुए हामी में सिर हिलाया और जागरण में बैठ गई। जागरण समाप्त होने पर घर लौटते हुए देवकी की माँ ने कहा, बेटी ये जगदीश की पत्नी कहाँ रहती है? कहीं दिखाई नहीं दी। देवकी ने कहा, माँ जगदीश जी की पत्नी का देहांत हो चुका है। देवकी के माता पिता ने एक दूसरे की ओर ऐसे देखा जैसे कोई राह मिल गई हो मंजिल तक जाने की। एक दो दिन के बाद मौका देखकर देवकी की माँ ने कहा, बेटा जगदीश कैसा लड़का है? देवकी भी माँ के शब्दों को भाप गई थी। देवकी ने कहा, मम्मी अगर आप मेरी शादी के लिए ये सब पूछ रही हैं तो मेरे पास आपके सवालों का कोई जवाब नहीं है। देवकी की माँ ने कहा, बेटी अगर जगदीश अच्छा लड़का है तो उससे शादी करने में परेशानी क्या है? और मुझे लगता है जगदीश तेरे बेटे सुरेश को भी अपना लेगा। तुमने देखा नहीं वो कैसे सुरेश से हंस बोल रहा था। देवकी ने कहा, माँ मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद अपने मन की बात देवकी की माँ ने उसके पिता से कही तो उन दोनों ने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया कि क्यों न जगदीश को सारी बातें सच सच बताकर देवकी को शादी के लिए राजी कर ले। इस पर माँ ने कहा, अगर जगदीश को ये रिश्ता मंजूर ना हुआ तो नहीं, पहले हम जगदीश की मर्जी जानकर ही बात करेंगे। तो ठीक है। कुछ दिनों बाद मौका देखकर माता पिता ने जगदीश को घर बुलाकर सारी बात की। जगदीश झट से राजी हो गया। उसने भी अपने बारे में सब सच सच बताया, क्योंकि ये जिंदगी का फैसला था। जगदीश ने जब देवकी से इस बारे में बात की तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया। बुझे मन से जगदीश वापस लौट आया, लेकिन धीरे धीरे वो फिर से कोशिश करता रहा देवकी को मनाने की। एक दिन जगदीश ने कहा, देवकी मैं एक वृद्धाश्रम खोलने की सोच रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी इस कार्य में? देवकी ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। अब खाली समय में देवकी जगदीश के साथ वृद्धाश्रम में काम करने लगी। जगदीश ने धीरे धीरे कई शहरों में आश्रम खोल लिए थे। धीरे धीरे देवकी जगदीश के नज़दीक आने लगी, मगर देवकी शादी के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि उसके बेटे सुरेश का सवाल था। इसलिए उसने अकेले रहने का फैसला किया। इस प्रकार धीरे धीरे वर्षों बीत गए। दोनों एक दूसरे के साथ होते हुए भी कोसों दूर थे। बेटा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो देवकी ने उसे पढ़ने के लिए दूर हॉस्टल में भेज दिया। उसकी पढ़ाई की वजह से देवकी ने भी उसी शहर में अपनी बदली करवा ली और वहीं बस गई। धीरे धीरे जगदीश और देवकी के बीच दूरियां बढ़ती गई। धीरे धीरे वक्त बीता। अब बेटा सुरेश पढ़ लिख कर अच्छा व्यवसाय करने लगा और उसकी शादी भी हो गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक रोजगार में नुकसान हो गया
और मकान बेचने की नौबत आ गई। तब देवकी की रजामंदी से बेटे ने मकान का सौदा कर लिया और जब तक कोई अच्छा काम न मिले तब तक कोई छोटी सी नौकरी कर ली। देवकी आज वही सोचने लगी, जब मुझ पर दुखों का पहाड़ टूटा था तब अपनी खुशियाँ भी दफन करके बेटे सुरेश को पाला था, लेकिन जब आज सुरेश संकट में है तो मुझसे किनारा कर रहा है, अपनी पत्नी के लिए मुझे आश्रम भेज रहा है। आज देवकी अपनी गलती पर पछता रही है। अगर माता पिता की घर बसाने की बात मानकर जगदीश से शादी कर लेती तो उसे आज ये दिन न देखना पड़ता, मगर देवकी ऐसा न कर सकी। माँ का दिल कभी पत्थर नहीं होता, चाहे बेटे कैसे भी हो जाए। यही सब बातें सोचते सोचते सुबह से शाम हो गई और रात को भी बिना खाए ही सो गई, मगर आंखों से नींद गायब थी। सुबह जब कमरे में सुरेश आया, माँ कुछ खा पी लो, हमें चलना है, 9 बजे की गाड़ी है। देवकी ने कहा, नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, मेरा आज उपवास है। घर से निकलते वक्त देवकी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे मुड़कर अपने घर को देख सके। वृद्धाश्रम में पहुंचकर देवकी निडाल सी कुर्सी पर बैठ गई। 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, जैसे बीमार सी हो गई थी। 55 साल की उम्र में आज देवकी 75 साल की लग रही थी। तभी आश्रम के एक कर्मचारी ने पूछा, माँ जी, आपका नाम पता ठिकाना क्या है? रजिस्टर में लिखना है। देवकी ने कहा, भाई साहब, अगर पता ठिकाना होता तो यहाँ क्यों आती? इसके बाद देवकी को एक कमरे में भेज दिया और उसके लिए खाना पीना भी भेज दिया गया। 2 दिन बाद जब आश्रम का मालिक जगदीश आया तो नए सदस्यों से मिलने गया। देवकी को देखते ही उसे पहचान गया। आज देवकी जगदीश के सामने एक गुनहगार की तरह खड़ी है, मौन जुबान और नम आंखें देवकी की, जैसे ये कह रही हो, जगदीश, मैं तुम्हारी अपराधी हूँ जिसकी आज मुझे सज़ा मिली है। और जगदीश की आंखों में देवकी ने यही पाया कि काश तुम जब मेरी बात मान ली होती तो आज यूँ बेघर न होती।